हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताया था हीट ट्रांसफ़र के बारे में। हीट ट्रांसफ़र मेनली 3 प्रोसेस से होता है। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, हम तीनों ही प्रोसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हम बताए थे। ठीक है, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेनली कंडक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्शन के बारे में हम लोग समझे थे। कंडक्शन के को समझने के बाद हम लोग समझे थे स्टेडी स्टेट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। फिर आपको बताए थे कि रॉड में किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स बताए थे। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन आपको बताया गया था वो बताया गया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको एक्सप्रेशन दिखाए थे कि हमारा के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम रॉड को कंबाइन कर सकते हैं और उसके लिए हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, सपोज n नंबर ऑफ रॉड्स और स्लैब्स ईच ऑफ लेंथ l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 a2 a3 टू an and thermal conductivity K1 K2 K3 to Kn are placed in contact as parallel। ठीक है, तो अब देख सकते हैं ये जितने भी आप रॉड देख रहे हैं ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड है। इन सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 A2 A3 से लेके An तक है और सभी में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो H1 H2 H3 से लेके Hn तक। ठीक, और इसका एक इनिशियल पॉइंट का टेम्परेचर मान लीजिए T1 और या इस वाले पॉइंट का रॉड का इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर है T2। ठीक, पूरी तरीके से रेजिस्टेंस के लिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस में हम लोग कैसे पैरेलली कंबाइन करते हैं। तो देखिए इस तरीके से पैरेलली कंबाइन करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं R1 R2 R3 से लेकर Rn तक। और इसमें करंट का फ्लो, अगर I करंट है तो सभी में करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए I1 करंट है, इसमें I2 I3 से लेकर In तक। ठीक है, अब इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। थर्मल रेजिस्टेंस जब पैरेलल होता है तो हम लोग कैसे करेंगे, लेट R1 R2 R3 Rn आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड्स, देन द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस वुड बी, तो 1/RH को हम लोग लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेके 1/Rn। ठीक है, यह हुआ हमारा इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। अब हीट करंट कितना होगा, व्हाट इज दिस हीट करंट। हीट करंट क्या है, तो हीट करंट ये H1, तो H1 बराबर कितना हो जाएगा T1 माइनस T2/R1। ठीक है, उसी तरीके से H2 कितना हो जाएगा T1 माइनस T2/R2। फिर H3 कितना हो जाएगा T1 माइनस T2/R3 से लेकर Hn बराबर कितना हो जाएगा T1 माइनस T2/Rn। ठीक, ठीक है, तो H बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल हीट कितना हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस Hn, और H का वैल्यू कितना है T1 माइनस T2/RH। H का वैल्यू कितना है T1 माइनस T2/RH। क्लियर है, ये बात समझ में आया। अब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा वो हम लोग निकालते हैं। तो 1/RH, अभी हम लोग पढ़ रहे थे 1/RH इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेकर 1/Rn। तो 1/RH तो आपको हम बताए थे कि जो RH है ये कितने के बराबर होता है, ये L/Ka के बराबर होता है, ये आपको बताया गया था। ठीक है, इनिशियली जब हम लोग पढ़े थे RH इज इक्वल टू 1/L/Ka, तो इसी RH का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो 1/RH तो ये हो गया 1 और L, ये L/K A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An। ठीक, अब इस तरीके से हम लोग इसको अब लिखेंगे R1 का वैल्यू, तो 1/L/K1 A1 प्लस 1/L/K2 A2 प्लस 1/L/K3 A3 प्लस 1/Kn An। ठीक, अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। K का वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा K A1 A2 प्लस A3 से लेकर An/L इज इक्वल टू K1 A1/L प्लस K2 A2/L प्लस K3 A3/L प्लस Kn An/L। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 से लेकर Kn An/A1 A2 प्लस A3 से लेकर An तक। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K का वैल्यू हो जाएगा व्हेन n पैरेलल रॉड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो उसके लिए हमारा थर्मल कंडक्टिविटी K का वैल्यू ये हो जाएगा। फॉर 2 स्लैब्स, अगर 2 स्लैब हो तब, तो 2 स्लैब्स के लिए हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2। ये हुआ हमारा 4 2 स्लैब्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड इन अ रूम of total wall area 137 meter square to maintain a temperature of plus 20 degree Celsius inside it.
व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, द वॉल हैव द 3 डिफरेंट लेयर्स मटेरियल्स, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वुड ऑफ द थिकनेस 2.5 centimeter, the middle layer of cement of thickness 1 centimeter, and the outermost layer of the brick of thickness 25 centimeter, ठीक है, outermost layer जो है वो ब्रिक का है जिसका thickness है 25 centimeter. Find the power of electric heater. Assume that there is no heat loss through the floor and the ceiling. The thermal conductivity of wood and brick are 0.125, 1.5 एंड 1, ठीक है, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को समझा जाए और ये कैसे बनेगा और ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो किसी रूम में है, ठीक है, किसी रूम में है और उस रूम में जो उसका थिकनेस है रूम के वॉल का वो है 137 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टू मेंटेन अ टेम्परेचर, ताकि रूम के अंदर का जो टेम्परेचर जो मेंटेन हो सके वो कितना है +20 डिग्री सेल्सियस, मतलब +20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब मेंटेन है उसमें द वॉल, ठीक है। तो उस रूम के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होगा वो होगा +20 डिग्री सेल्सियस इनसाइड इट, व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस, जबकि बाहर का मतलब रूम के बाहर का टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। द वॉल हैव 3 डिफरेंट लेयर्स, और जो रूम का जो दीवार है वो 3 लेयर का है, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लेयर इज़ ऑफ वुड, जो अंदर का जो लेयर है वो कितना, वो क्या है वुड का, ठीक है, जिसका थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर। द मिडिल लेयर इज ऑफ सीमेंट, और जो मिडिल लेयर है वो दीवार का वो है सीमेंट का ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर। एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रिक, और जो बाहर का जो लेयर है वो ईंट का बना हुआ है जिसका थिकनेस है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीट का पावर हमें बताना है ताकि उसके अंदर का टेम्परेचर जो है रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो +20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो सके। और यहाँ पे ध्यान रहे अज्यूम दैट देयर इज़ नो हीट लॉस थ्रू द फ्लोर एंड द सीलिंग, मतलब कि नीचे फ्लोर और ऊपर सीलिंग में किसी भी तरीके का कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड सीमेंट एंड ब्रिक्स आर 0.125, 1.5 एंड 1, ठीक है। तो ये है उसका थर्मल कंडक्टिविटी। अब सबसे पहले तो समझना चाहिए कि ये जो हमारा कनेक्टिविटी है 3 लेयर का, ये कनेक्टिविटी है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, ठीक है। और हमें पता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होता है, H = KA T1 - T2/L, ठीक। दिस इज़ अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो इसके लिए हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जानते हैं, K = L1 + L2 + L3/L1 K1 + L2 K2 + L3/K3, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। तो L1 जो उसका लेंथ है, जो उसका थिकनेस है, उसके वैल्यू को हम लोग निकाल लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करके। L2 के वैल्यू, कहने का मतलब पहला लेयर क्या था हमारा लकड़ी का, तो लकड़ी को कन्वर्ट किया हम लोग मीटर में, ठीक है। फिर दूसरा क्या था सीमेंट का 1 सेंटीमीटर, फिर इसको कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, L2। फिर तीसरा क्या था हमारा ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट कर लिए उसको मीटर में, 25 सेंटीमीटर को 0.25 मीटर हो गया, तो उसको लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर L1 का वैल्यू, L2 का वैल्यू, L3 का वैल्यू, और बाई K1 K2 और K1 K2 K3 का वैल्यू, मतलब कि जो हमारा लकड़ी और फिर सीमेंट और फिर ब्रिक्स का जो वैल्यू दिया हुआ थर्मल कंडक्टिविटी उसको हम लोग लिख लिए। सॉल्व करने के बाद हमारा K का वैल्यू कितना आ गया 0.624, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू आया 0.624। तो यहाँ से हम लोग हीट के लिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फार्मूला जानते हैं, H = KA T1 - T2/L, ठीक है। तो K का वैल्यू निकाल चुके हैं 0.624, और A का वैल्यू चूँकि इसका एरिया जो टोटल वॉल का एरिया था वो कितना था 137, और जो T1 मतलब T1 का मतलब क्या हुआ, जो अंदर का टेम्परेचर है, तो अंदर का टेम्परेचर कितना है 20, और बाहर का माइनस जो बाहर का टेम्परेचर है वो कितना है T2 -10, ठीक है। और L का वैल्यू 0.285, सबको जोड़ दीजिएगा, L1 L2 L3 को जोड़ने के बाद ये आपको इतना आ जाएगा। सभी को सॉल्व करेंगे तो H का वैल्यू आ गया 9000 वाट, ठीक है। ये लगभग हमारा अप्रॉक्स वैल्यू आया उस हीटर के पावर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बना सकते हैं, ठीक, इस तरीके से प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्वेक्शन नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ठीक है। कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन देखते हैं।
It is the process by which heat flow from the region of higher temperature to the region of lower temperature by the actual movement of the particle of the medium। ठीक है, तो इसमें जो टेम्परेचर का जो मूवमेंट होगा वो हायर टेम्परेचर बॉडी से, मतलब हीट जो फ्लो होगा वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी से को फ्लो होगा। ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और इसमें किसका मूवमेंट होगा, पार्टिकल का मूवमेंट होगा। ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। देर इज़ नो सिंपल इक्वेशन फॉर कनेक्टिंग हीट ट्रांसफ़र एज देर इज़ कंडक्शन। इसके लिए किसी तरह का कोई इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र के लिए कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफ़र डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, और इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो कभी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, सच एज शेप, उस बॉडी का शेप, उसका ओरिएंटेशन, बॉडी का शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ठीक है, द मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। ठीक, और ये भी डिपेंड करेगा, द मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वी कैन डिफाइन हीट ड्यू टू कन्वेक्शन एज, और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग कंडक्शन प्रोसेस में हीट जो फ्लो होगा उसको डिफाइन कर सकते हैं, H इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, एच ए डेल्टा टी, वेयर एच इज कॉल्ड कन्वेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, जो कि एच क्या है वो कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है, ए क्या है, ए इज़ द सरफेस एरिया एंड डेल्टा टी इज़ द टेम्परेचर। ठीक है, एंड डेल्टा टी इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस, and delta T is the temperature difference between the surface and the main body of the fluid। ठीक है, between the surface and main body of the fluid। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन क्या हो सकता है वो समझते हैं। ठीक है, इफ़ द मटेरियल ऑफ द मीडियम मूव्स ड्यू टू डिफरेंस इन इंटेंसिटी काउज्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होगा कि अगर इफ़ द मटेरियल ऑफ द मीडियम मूव्स, मतलब कि अगर उस मटेरियल का मीडियम मूव करे, ठीक है, मीडियम मूव करे टू डिफरेंस इंटेंसिटी कॉज बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अगर मटेरियल मूव करे तो उस, ठीक है, इनफैक्ट मीडियम मूव करे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, और इस प्रोसेस में जब हीट का ट्रांसफ़र हो तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर हीट का ट्रांसफ़र अगर मीडियम के मूवमेंट से हो, ठीक है, इससे पहले कन्वेक्शन में क्या देखे कि हीट का ट्रांसफ़र क्या हो रहा था, हीट का ट्रांसफ़र क्या हो रहा था फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, मतलब कन्वेक्शन में ही, और ये कन्वेक्शन का ही एक्चुअली पार्ट है ये नेचुरल कन्वेक्शन। तो इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, इसमें भी ये हायर टेम्परेचर से लोअर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मीडियम का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मीडियम का मूवमेंट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। ठीक, अब फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होगा ये समझते हैं। ठीक है, इफ़ द हीटेड मटेरियल इज फोर्स टू मूव बाय मशीन। ठीक, इफ़ द हीटेड मटेरियल इज फोर्स टू मूव बाय मशीन, मतलब कि इसमें क्या होगा कि मशीन के द्वारा फोर्स करके हीटेड मटेरियल को अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, तो उस केस में इसको हम लोग कहेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। लाइक ब्लोअर, जैसे कि ब्लोअर आप लोग जानते हैं जो ठंड के दिनों में आप लोग घर में लगाते हैं ब्लोअर। ठीक है, और पंप। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स्ड कन्वेक्शन कहेंगे। क्लियर है, इसमें क्या है कि हम लोग फोर्स कर रहे हैं हीटेड मटेरियल को मूव करने के लिए। ठीक, क्लियर है। और इसके लिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो क्या होगा, हीट कन्वेक्टर, हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर तो सभी लोग जानते होंगे आप लोग, हेयर ड्रायर जैसे बाल वगैरह सुखाते हैं। ठीक है, या फिर एसी जो एयर कंडीशनर हुआ वो इसी प्रोसेस पे काम करता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, अब कुछ फेनोमेनन है जो कि बेस्ड होगा कन्वेक्शन पे। पहला है मॉनसून, जो मॉनसून है वो कम्प्लीटली बेस्ड है हमारे कन्वेक्शन पे। ट्रेड विंड्स या फिर लैंड एंड सी ब्रिज, ये लैंड एंड सी ब्रिज भी ये इसी कन्वेक्शन के ही मेथड पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि मॉनसून, ट्रेड विंड्स या फिर सी ब्रिज ये जो है ये कौन से प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है हमारे कन्वेक्शन मेथड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट रेडिएशन मेथड पे, जो हमारा रेडिएशन मेथड है उसके बारे में। रेडिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग एंड ट्रांसफरिंग द इंटरमेनिंग मीडियम। ठीक है, तो इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मीडियम, इसमें मीडियम का किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इनफैक्ट मीडियम रोल प्ले नहीं करेगा। हालांकि अगर आप लिटरली कहेंगे तो मीडियम तो रोल प्ले करता ही है, बल मीडियम मूव नहीं करेगा। ठीक है, मीडियम मूव नहीं करेगा। क्लियर है। रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग एंड ट्रांसफरिंग द इंटरमेनिंग मीडियम। ठीक है, क्लियर। अब जो हमारा थर्मल रेडिएशन का जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन।
दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं हैविंग वेवलेंथ रेंज ऑफ 1 माइक्रोमीटर। इसका वेवलेंथ कितना होगा? 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, 200 माइक्रोमीटर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड रेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। थर्मल रेडिएशन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। और जो थर्मल रेडिएशन है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लाइक लाइट। और ये बिल्कुल ही लाइट के ही तरह उसके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को लॉ को फॉलो करता है। फोर्थ, दे ऑल्सो शो द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। दे ऑल्सो शो द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। ये बिल्कुल लाइट वाला ही फेनोमेना को फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट और भी देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो देखिए आपको एक बात बताते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास सन से कोई रेज आ रहा है हीट के साथ, तो अगर वो हमारे सरफेस पे पड़ रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट कर जाए। कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा और कुछ ट्रांसमिट भी करेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, ठीक है। व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन अ बॉडी दे आर पार्टली रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड रेस्ट गेट ट्रांसमिटेड। और जो कुछ जो है वो ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। लेट क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। मान लीजिए क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। मान लीजिए कि ये इंसिडेंट हो रहा है बॉडी पे। सपोज द पार्ट आर इज रिफ्लेक्टेड। मान लीजिए कि आर पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ए इज एब्जॉर्ब एंड टी इज ट्रांसमिटेड। ए एब्जॉर्ब हो रहा है और टी क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ क्यू हीट ट्रांसफ़र हो रहा था तो वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी के बराबर, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही साइड क्यू से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये आर बाई क्यू प्लस ए बाई क्यू प्लस टी बाई क्यू, ठीक है। तो ये जो आर बाई क्यू है, ये जो आर बाई क्यू, इसको हम लोग स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं और इसको बोलते हैं इज रिफ्लेक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेंस। और ये जो ए बाई क्यू आप देख रहे हैं इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और ये क्या हो गया? एब्जॉर्प्टेंस कहेंगे, ठीक है। और ये जो टी बाई क्यू है इसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, ठीक, क्लियर है। तो आर प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, बिल्कुल यही वाला इक्वेशन आ गया। फॉर वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन आर लेमडा प्लस ए लेमडा प्लस टी लेमडा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या है? एक लाइट रे है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी फॉर अ गिवन वेवलेंथ लेमडा is defined as the ratio of amount of heat energy absorbed by certain surface area of body in a given time to heat energy incident on that area, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग ए लेमडा से डिनोट करेंगे, ए लेमडा, एंड दिस ए लेमडा इज इक्वल टू Q1 बाई डी क्यू, ठीक है, Q1 बाई डी क्यू, क्लियर। Q1 और Q1 बराबर कितना हो जाएगा? ए लेमडा इंटू डी क्यू, ए लेमडा इंटू डी क्यू, ठीक है, ए लेमडा इंटू डी क्यू। ए लेमडा इज इक्वल टू Q1 बाई डी क्यू और Q1 कितना हो जाएगा? ए लेमडा इंटू डी क्यू। तो Q1 क्या है? Q1 इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। Q1 क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट है। डी क्यू क्या है? डी क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है, क्या है? हीट रेडिएशन। और ए लेमडा क्या है? ए लेमडा इज द एब्जॉर्प्टिव पावर, और ए लेमडा को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। क्या देखते हैं? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। और ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है? द इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर and for a given wavelength lambda, ठीक है। The emissive power of a body at a given temperature and for a given wavelength lambda is defined as the amount of radiant energy emitted by unit wavelength range around the wavelength lambda, ठीक है। If E lambda is the emissive power of a body, then the radiant energy of it is, ठीक है, of it is equal to E lambda into D lambda, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? E lambda into D lambda। SI unit of emissive power is watt per meter square angstrom, ठीक है, watt per meter square angstrom, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमिसिविटी। इमिसिविटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड बाय द गिवन बॉडी टू द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, बाय अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। इफ ई स्मॉल ई एंड कैपिटल ई आर द इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी एंड द ब्लैक बॉडी रिस्पेक्टिवली, देन इमिसिविटी कैन बी डिफाइंड एज। तो इमिसिविटी को हम लोग लेमडा से डिफाइन करेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन, एक्चुअली इप्सिलॉन से डिफाइन करेंगे, इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन विल बी इक्वल टू ई बाई ई, ठीक है, कैपिटल ई बाई ई, क्लियर है।
ये हमारा क्या हो जाएगा, इमिसिविटी। दिस इज़ नोन एज इमिसिविटी। ठीक, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, और इसका जो वैल्यू है ये 0 से 1 के ही बीच में रहेगा। फॉर अ ब्लैक बॉडी इट इज़ 1, और किसी भी कोई भी ब्लैक बॉडी का जो इमिसिविटी होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज़ वन विच एब्जॉर्ब ऑल द हीट रेडिएशन। ठीक है, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज़ वन विच एब्जॉर्ब ऑल द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होगा जो कि सारे रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। वेन सच अ बॉडी इज प्लेस इनसाइड एन आइसोथर्मल इंक्लोजर। ठीक है, अगर इस टाइप का बॉडी किसी आइसोथर्मल इंक्लोजर में रखा जाएगा, इट विल इमिट ऑल द रेडिएशन ऑफ द इंक्लोजर। ठीक है, तो और ये क्या करेगा, इंक्लोजर के सारे रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, आफ्टर इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द इंक्लोजर। क्लियर है? तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई ब्लैक बॉडी है। देखिए, ये कोई ब्लैक बॉडी है, कोई हीट रेडिएशन इसके अंदर इंटर किया। अब देखिए इस फिगर को, कोई हीट रेडिएशन इसे इंटर किया, और इंटर करने के बाद क्या होता है, ये इसी ब्लैक बॉडी के ही अंदर में मूव करते रहता है। ठीक है, ये पूरे इसको बाहर आने ही नहीं देता है। ठीक, ये इसको बाहर आने ही नहीं देता है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि ब्लैक बॉडी जल्दी हीट हो जाता है। ब्लैक का कुछ भी चीज़ जो होता है वो जल्दी हीट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका इमिसिविटी पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो 1 होता है, और वो अपने अंदर से उस रेडिएशन को बाहर निकलने ही नहीं देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये इस वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं। आप देखिए ये ब्लैक बॉडी किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ, ब्लैक बॉडी हुआ। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या होगा, लेकिन आज नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि किरचॉफ्स लॉ क्या होगा। ठीक है, अभी तक के लिए आपने जितना भी पढ़ा उसको आप लोग बार बार देखें, इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखें और बार बार इसको समझने का कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था, आपको बताया था हीट ट्रांसफ़र के बारे में, और हीट ट्रांसफ़र के तीनों ही पार्ट को आपको मैंने समझाया था। ठीक है, और फिर आपको ब्लैक बॉडी के बारे में बताया था कि ब्लैक बॉडी वो रेडिएशन को कम्प्लीटली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, इट स्टेट्स दैट एनी टेम्परेचर the ratio of emissive power to the absorptive power। ठीक है, the ratio of emissive power to the absorptive power of any body is constant। ठीक है, of any body is constant, मतलब कि emissive power और absorptive power का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, किसी भी बॉडी के लिए वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और वो किसके बराबर हो जाएगा, एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी के। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर कंसिडर्ड एनी बॉडी नॉट ब्लैक बॉडी। मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी कंसिडर करते हैं विच इज सस्पेंडेड इन द हॉलो इंक्लोजर मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये किसी हॉलो इंक्लोजर में उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, और जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ की एमिसिव पावर जो है एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होगा। तो देखिए एब्जॉर्प्टिव पावर जो है ये एमिसिव पावर के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, सपोज इफ़ इट इज़ अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर एंड इज सस्पेंडेड इन द इंक्लोजर। मान लीजिए कि ये एक ब्लैक बॉडी है, तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक, सपोज इफ इट इज़ अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर एंड इज सस्पेंडेड इन द इंक्लोजर, देन ए लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ई लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा, देन डी क्यू इज, तब हमारा जो ई लेमडा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वो ई कैपिटल ई लेमडा के बराबर हो जाएगा। देन डी क्यू इज इक्वल टू ई लेमडा इंटू डी लेमडा। ठीक है, इंटू ई लेमडा इंटू डी लेमडा। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ए लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 1, और ई लेमडा इज इक्वल टू स्मॉल ई लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा हो जाएगा अगर ये ब्लैक बॉडी है। ठीक, तो हमारा डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि आप यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू 1, और ये ई लेमडा का जगह पर हम कैपिटल ई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा और इंटू डी लेमडा। ठीक, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो डी लेमडा कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई ई लेमडा। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड दे दीजिए। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट ए लेमडा इंटू डी थीटा। ठीक है, ए लेमडा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा, और ई लेमडा इंटू डी लेमडा बाई कैपिटल ई लेमडा इंटू डी लेमडा। ठीक है, तो डी क्यू को आप कैंसिल कर सकते हैं। तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, ए लेमडा इज इक्वल टू ई लेमडा
बाई कैपिटल ई लेमडा, ठीक है। ए लेमडा इज इक्वल टू ई लेमडा बाई कैपिटल ई लेमडा। तो ई लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, ये स्मॉल ई लेमडा बाई ए लेमडा, ठीक है, स्मॉल ई लेमडा बाई ए लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट। इसको आप इक्वेशन 3 में लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 शोज दैट और कैन बी स्टेटेड एज गुड इमीटर इज अ गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है, गुड इमीटर इज अ गुड एब्जॉर्बर, ठीक है, गुड इमीटर इज अ गुड एब्जॉर्बर। और ए लेमडा इज इक्वल टू ई लेमडा बाई ये स्मॉल ई लेमडा बाई कैपिटल ई लेमडा। तो ए लेमडा इज इक्वल टू इप्सिलॉन, ठीक है, ये इप्सिलॉन क्योंकि ये एमिसिविटी के बराबर होता है। ए लेमडा इज इक्वल टू इप्सिलॉन, ये टोटल क्या है, एमिसिविटी के बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे इप्सिलॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट एनर्जी, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट एनर्जी by unit area of a perfectly black body is proportional to the fourth power of the absolute temperature of its surface, ठीक है। तो जो हमारा इमिशन जो रेट होगा इमिशन का ऑफ हीट एनर्जी वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर के बराबर होगा, ठीक है। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4, ठीक है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा T का पावर 4, E इज सिग्मा T का पावर 4, ठीक है। तो E विल बी इक्वल टू इप्सिलॉन सिग्मा T के पावर 4 फॉर एनी बॉडी, ठीक है, ये किसी भी बॉडी के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हम यहाँ पे इप्सिलॉन लगाए हैं वो किसी भी बॉडी के लिए होगा, ठीक है, फॉर एनी बॉडी नॉट ब्लैक बॉडी, ध्यान रखिए किसी ब्लैक बॉडी के लिए नहीं होगा। सिग्मा ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, क्लियर है, ठीक है। हियर सिग्मा इज यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4, ठीक है, केल्विन का पावर पर 4, ठीक। इफ़ H इज़ द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, मान लीजिए कि H जो है वो रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी है ऑफ सरफेस एरिया A, ठीक है, देन H इज, तो H जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू ए, H किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू ए, देन H इज इक्वल टू सिग्मा, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा, क्योंकि E का वैल्यू कितना होगा, T का पावर 4, तो हम लोग सिग्मा लगा सकते हैं कांस्टेंट के रूप में। तो H इज इक्वल टू सिग्मा एक ए T का पावर 4, ठीक है, देन H इज इक्वल टू सिग्मा ए और T का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4, ठीक है। इसको हम लोग इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच, ठीक है, वही, क्लियर। इफ T and T0 are the temperature of the body and surrounding respectively and A is the surface area of body, then by Stephen Boltzmann the rate of loss of heat due to radiation, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन के अनुसार अभी हम लोग पढ़े थे H, जिसको हम लोग H1 कंसिडर कर लिए हैं, इज इक्वल टू इप्सिलॉन सिग्मा A T का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4, ठीक है। हेयर डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T0, ठीक है, हेयर डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T0, तो T बराबर हम डेल्टा T प्लस T0 लिख सकते हैं, ठीक है, T बराबर डेल्टा T प्लस T0 लिख सकते हैं, क्लियर। और H1 बराबर हमें पता है E सिग्मा A T का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4, ठीक है, E सिग्मा A, और इस T जो कि डेल्टा T प्लस T0 का के बराबर होता है, तो इसलिए हम T की जगह पे T0 प्लस डेल्टा T का पावर 4 लिख सकते हैं माइनस T0 का पावर 4, ठीक है। तो इज इक्वल टू ई सिग्मा ए T0 का पावर 4 प्लस 1 प्लस डेल्टा T बाई T0 का पावर 4, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब T0 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, T0 से माइनस T0 का पावर 4, क्लियर है। अब हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से क्या जानते हैं, इस पे हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस डेल्टा T बाई T0 का पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये 4 जो है इधर आ जाता है 4 डेल्टा T बाई T0, ठीक है। तो H पावर क्या हो जाएगा, ई सिग्मा ए T0 का पावर 4, ठीक है, T0 का पावर 4 और T0 का पावर 4 प्लस 1 प्लस 4 डेल्टा T बाई T0 माइनस T0 का पावर 4, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो दिस विल बी इक्वल टू ई सिग्मा ए T0 का पावर 4 प्लस 4 डेल्टा T T0 का पावर 3 माइनस T0 का पावर 4, क्लियर है। तो H पावर क्या हो जाएगा, ई सिग्मा ए
4T0 का पावर 3 और डेल्टा टी, क्योंकि ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो H जो है वो कितने का बराबर हो जाएगा, ई सिग्मा ए 4T0 का पावर 3 डेल्टा टी। क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा क्या हो गया, हीट H। अब 4 इप्सिलॉन सिग्मा T0 का पावर 3 को हम लोग K1 लिख सकते हैं। K1 इस पूरे ही टर्म को हम लोग K1 लिख देते हैं। तो जो पिछला जो हमारा इक्वेशन है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा H1 इज इक्वल टू K1 ए डेल्टा टी। H1 इज इक्वल टू K1 ए डेल्टा टी, ठीक है। और यही H1 K1 ए टी माइनस T0 लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, ये H है, ठीक है। ये अभी तक हम H1 कह रहे थे, H1 है एक्चुअली, ये मिस हो गया यहाँ पे, ये H1 है एक्चुअली, ठीक है, क्लियर। तो ये H1 क्या है, K1 ए टी माइनस T0, वेयर K1 इज कांस्टेंट द बॉडी में बी लूज हीट ड्यू टू कन्वेक्शन ऑल्सो। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कैन बी रिटन बाई S2 इज इक्वल टू K2 ए टी माइनस T0, ठीक है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, S2 इज इक्वल टू K2 ए टी माइनस T0, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर दिया। द नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, और जो हमारा नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू H1 प्लस S2, H इज इक्वल टू H1 प्लस S2। H1 के वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है, S2 के वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद हमारा जो H का वैल्यू होगा, ठीक है, और नेट लॉस ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग H कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और H1 प्लस S2 के बराबर हो जाएगा, सबके वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू ए टी माइनस T0 इंटू K माइनस K2, वेयर, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को कंसिडर करेंगे। इफ़ C इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी एंड M इट्स मास, अगर C जो है स्पेसिफिक हीट होगा बॉडी का, ठीक है, और M जो है उसका मास होगा, तो चूंकि H बराबर MC माइनस GT बाई DT लिखते हैं हम लोग, ये हम लोग पढ़ चुके थे स्पेसिफिक हीट वाले केस में, ठीक है। तो अब H के बराबर हम लोग इसके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि H का वैल्यू ये हमारा इतना था, ये हमारा इतना था H का वैल्यू। अब इसी के बराबर हम लोग लिखेंगे इतने के बराबर, तो A इंटू टी माइनस T0 K1 प्लस K2 और MC माइनस GT बाई DT, ठीक है। तो DT बाई DT ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस A टी माइनस T0 इंटू K1 प्लस K2 बाई MC, ठीक है, बाई MC। हेयर कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन द सरफेस इन्वॉल्व एंड द सराउंडिंग कंडीशन, ठीक है। हेयर कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द सरफेस इन्वॉल्व एंड द सराउंडिंग कंडीशन, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन होगा किसके लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए, यही हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा। और इस तरीके से रेट ऑफ कूलिंग को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो हीट का जो फर्स्ट सेक्शन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है थर्मोडायनेमिक्स का, वो थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट को भी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे तो आपको हम बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन आप लोग का काम क्या है, इससे रिलेटेड उन सारे न्यूमेरिकल्स को बनाना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ब्रॉड हो सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।